तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज का लेक्चर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, कब होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे बेसिक से शुरू करते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करें ग्रोथ होना। ग्रोथ होना यानी बढ़ना, कोई भी चीज़। डेवलपमेंट होना यानी किसी चीज़ का बढ़ना। दोनों का मतलब तो सेम ही है, अब बस फर्क इनके अंदर थोड़ा सा माइनर सा है। जैसे ग्रोथ होना, कोई ऐसी चीज़ का ग्रोथ होना जिसको हम मेजर कर सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए इधर देखिए, दिस इज द ग्रोथ, ये है आपकी ग्रोथ। जो पहला इमेज दिख रहा है यहां पे होने लग रही है ग्रोथ, और इधर होने लग रही है डेवलपमेंट। देखिए, अब इनमें डिफरेंस क्या है, दिख रहा है आपको। जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है इधर होने लग रही है ग्रोथ, राइट साइड वाली इमेज में होने लग रहा है डेवलपमेंट। दोनों के अंदर बेबी ग्रो होने लग रहा है, बेबी की ग्रोथ होने लग रही है, बेबी की विकास होने लग रहा है। ठीक है, बस अंतर क्या है, ग्रोथ उन चीज़ों का होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे पहले बेबी, पहली इमेज में देखो बिल्कुल छोटा सा टिंगू सा था, बिल्कुल बच्चा सा था। ठीक है, उसके बाद उसकी उसकी हाइट थोड़ी बड़ी, वेट थोड़ा बढ़ा, वो थोड़ा बड़ा हो गया। फिर उसकी हाइट और बढ़ी, हाइट बढ़ी तो वेट भी बढ़ा। उसके बाद उसकी हाइट थोड़ी और बढ़ी। ठीक है, पहले वो था यहाँ पे क्या था, नियोनेट था, फिर ये इन्फेंट हुआ, फिर ये टोडलर हुआ, फिर ये एडोलेसेंट हुआ, और फिर ये फाइनली एडल्ट हो गया। ठीक है, तो ये हुई है बेबी की ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ मतलब वो चीज जिसको हम मेजर कर सके। जैसे हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, भाई 5 फुट का है, 6 फुट का है, 4 फुट का है। वेट 10 किलो का है, 20 किलो का है, 50 किलो का है। तो इस चीज को हम कर सकते हैं मेजर। फिर वही बात करेंगे डेवलपमेंट। यहाँ पे बेबी को सबसे पहले क्या है, नेक होल्डिंग आई है। डेवलपमेंट इधर देखो, बेबी को क्या आई है, नेक होल्डिंग आई। ठीक है, उसके बाद नेक होल्डिंग आने के बाद बेबी को ने उठने की कोशिश करी, फिर बेबी ने उठ लिया, बेबी खड़ा हो गया। अगले वाले में क्या क्या, बेबी ने चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे किसी स्किल की डेवलपमेंट होनी, विकास हो रहा है यहाँ पे भी बस, लेकिन किसी स्किल का विकास हो रहा है, किसी चीज का विकास हो रहा है। जैसे हम डेवलपमेंट मेजर नहीं कर सकते कि भाई इसका इतना किलो विकास हो गया, इतने ग्राम विकास हो गया, इतने टन विकास हो गया। डेवलपमेंट मतलब किसी स्किल का बढ़ना। ग्रोथ मतलब किसी कैपेसिटी, किसी कह सकते हैं किसी भी चीज का मास का, नंबर का, साइज का बढ़ना। डेवलपमेंट मतलब किसी कैपेसिटी का, किसी स्किल का, किसी फंक्शन का बढ़ना। अंडरस्टैंड, ये होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ में आगे जैसे भाई वेट का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, ठीक है, और बोलते हैं और किसी भी साइज का बढ़ना। ठीक है, कैपेसिटी में आ जाता है किसी स्किल का इम्प्रूव होना। जैसे पहले आप बच्चे थे, बचपन में क्या था, आपको चलना ही नहीं आता था। ठीक है, आपको चलना नहीं आता था, सबसे पहले क्या किया, आपने उठना सीखा, आपने बैठना सीखा। बैठना सीखने के बाद फिर क्या, आपने खड़ा होना सीखा। उसके बाद आपने चलना सीखा, फिर आपने दौड़ना सीखा। तो डेवलपमेंट हुई है ये। दूसरा एग्जाम्पल, आपको पहले आज आज के टाइम पे आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को लिख सकते हो बगैर देखे, बगैर सोचे समझे। ठीक है, पूरी कई लाइंस लिख सकते हो। लेकिन एक टाइम था जब आपको पेन भी पकड़ना नहीं आता था। ठीक है, तो यहाँ पे पेन पकड़ने, लिखने के लिए आपकी डेवलपमेंट हुई है। पहले आपने पेन पकड़ना सीखा, फिर लिखना सीखा, फिर आपने वर्ड्स को समझा, ये आपकी डेवलपमेंट हुई है। आपकी हाइट पहले 1 फुट की थी, फिर 2 फुट की हुई, फिर 4 फुट, फिर 6 फुट, ये आपकी हुई है ग्रोथ। आपका वेट पहले पैदे हुए थे कितना था, 2.5 किलो का था, 3 किलो का था, फिर आज के टाइम पे आपका वेट 60 किलो का है। तो ये आपकी ग्रोथ है। ठीक है, तो ये चीज, तो अभी दोनों ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेपरेटली अलग अलग अच्छे से इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करके लिखते हैं। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ। तो हेडिंग डाल लीजिए आप ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब इट इज द इंक्रीज इन साइज, नंबर, ठीक है, एंड मास। इट इज द इंक्रीज इन साइज, नंबर एंड मास, ठीक है। साइज, नंबर और मास का बढ़ना कहलाया जाता है ग्रोथ, ठीक है। तो इस चीज को कितनी केजी का है, कितने किलो का है, कितना फुट का है, ये चीज हम इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन कोई कितना अंडरस्टैंड कर सकता है? सोचो, मेरे को एक एग्जाम के लिए एक पेज याद करना है या 2 पेज याद करना है या एक कॉपी याद करनी है, क्या कोई इसको मेजर करके बता सकता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना एक दिन में याद कर सकता हूँ या 1 घंटे में याद कर सकता हूँ? नहीं। ग्रोथ को मेजर करना काफ़ी आसान है। हाँ, हम कोई मैं पूछूंगा भाई मेरा वेट कितना है, आप बोलोगे अभी तो वेट मीटर पे खड़ा हो, तेरा अभी बता दिया मैंने वेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि मैं भाई एक दिन में कितने पेज याद कर सकता हूँ, तो कोई भी ये चीज़ नहीं बता सकता कि भाई तेरे को एक मीटर बना देते हैं, इस मीटर के आगे खड़े होंगे और तू ये बता देगा कि तू एक दिन में कितने पेज याद कर सकता है। नहीं, डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर लिख लो, वी कैन मेजर दिस easily जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रोथ मेजर करना है, किलोग्राम में मेजर कर लो, मीटर में मेजर कर लो, और मीटर में सेंटीमीटर में मेजर कर लो, ठीक है। और अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से बात करें, पैथोलॉजी में बात करें, तो भाई हाइपरट्रोफी क्या हुआ है? साइज का बढ़ना। तो साइज का बढ़ना क्या है, ग्रोथ है या डेवलपमेंट है? तो ग्रोथ है, ठीक है। हाइपरट्रोफी को हम मेजर कर सकते हैं, हाइपरप्लेजिया इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, ये भी एक ग्रोथ है, ठीक है। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया, ओके, ये चीज हम मेजर कर सकते हैं। वहीं फिर बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो लिखो, इट इज द मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन, स्किल एंड कैपेसिटी। फंक्शन, स्किल और कैपेसिटी का मैच्योर होना। इट इज द मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन, स्किल एंड कैपेसिटी। ये है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जैसे अब एक बार दोबारा से देख ले, साइज का मतलब भाई यहाँ पे क्या था, साइज, कितना साइज है, कितना हाइट है, ठीक है। 1 फुट है, 2 फुट है, 4 फुट है, 6 फुट है। और क्या है, नंबर, कितने नंबर हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 है। मास, कितने किलो का है, 10 किलो का, 20 किलो का, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन। जैसे रेस्पिरेटरी फंक्शन आपका मैच्योर हुआ। पहले क्या होता था, आपका टाइडल वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं था, ये मैच्योर नहीं था, ठीक है। आप कम ऑक्सीजन में सांस नहीं ले पाते थे, आप ज़्यादा टाइम तक सांस नहीं रोक पाते थे। तो ये चीज़ आपकी डेवलपमेंट हो गई कहने को, ठीक है। उसके बाद बात करें जाए स्किल, जैसे आपको पेन पकड़ने की स्किल, पेन से लिखने की स्किल, इस चीज़ का हुआ है आपका डेवलपमेंट। फिर कैपेसिटी, ठीक है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी कैचिंग पावर का हुआ है आपका डेवलपमेंट, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक तरफ लिख लेते हैं ग्रोथ, एक तरफ लिख लेते हैं डेवलपमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि आपको याद रहे। बहुत एग्जाम में ऐसे एमसीक्यू आ जाते हैं कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या अंतर है, ठीक है। ओके, अब एक तरफ लिख लेंगे हम ग्रोथ,
एक तरफ लिख लेंगे हम डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये एक क्वांटिटेटिव है, यानी इसकी क्वांटिटी होती है 10 किलो, 10 लीटर, 20 लीटर। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी होती है, तो इस वजह से ग्रोथ को हम बोलते हैं दिस इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो क्वांटिटेटिव, यानी वो चीज जिसकी क्वांटिटी होती है। डेवलपमेंट की क्वांटिटी नहीं होती, डेवलपमेंट की क्वालिटी होती है कि आप कितने अच्छे से, क्या क्वालिटी है आपके अंदर, कितना लर्निंग की क्वालिटी है आपके अंदर, कितने आप मैच्योर हो, ये आपकी क्वालिटी है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। अंडरस्टैंड? ठीक है, पहली चीज है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्या ग्रोथ पूरी लाइफ टाइम होती है? क्या आपकी हाइट सारी जिंदगी भर बढ़ती रहती है? नहीं, हाइट का एक टाइम होता है, जहां तक बढ़ना है वहां तक बढ़ेगा। क्या आपका वेट जिंदगी भर तक बढ़ता रहता है? नहीं, वेट बढ़ने की भी एक कैपेसिटी है, ऐसा नहीं कि वेट हमेशा ही बढ़ता रहता है। एक टाइम के बाद आप सपोज करो 80 साल के हो गए, क्या 80 साल की उम्र में आप सोच सकते हो कि मैं 10 किलो वेट बढ़ा लूँ? नहीं बढ़ा पाओगे। 90 साल की उम्र में बढ़ा सकते हो? नहीं, घट जरूर जाएगा लेकिन बढ़ नहीं जाएगा भाई उस टाइम पे। ठीक है, तो ग्रोथ इज नॉट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ का एक लिमिट होती है, किस टाइम तक आपकी ग्रोथ होएगी। ठीक है, किस टाइम तक आपकी हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, इसकी एक लिमिट होती है। तो ग्रोथ इज नॉट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। फिर है डेवलपमेंट। हाँ भाई, डेवलपमेंट जैसे सपोज करो आपको कोई चीज़ नहीं आती, सपोज करो मेरे को सीपीआर का टॉपिक नहीं आ रहा, तो मैं इस टाइम पे सीपीआर का टॉपिक सीख सकता हूँ। मैं 15 साल की उम्र में भी सीख सकता था, और 80 साल की उम्र में मेरे को कोई सिखाएगा तो हाँ मैं सीख जाऊँगा। मेरे को कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी होगी, वो भी मैं एक एज के, किसी भी एज के टाइम पे सीख सकता हूँ। तो डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब ग्रोथ को क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी? ठीक है, कोई ये पूछे भाई मेरी हाइट बता कितनी, हमने क्या करना है, इंची टेप लेकर नाप दिया, ले भाई तेरी इतनी हाइट है। ठीक है, तो वी कैन इजीली प्रिडिक्ट ग्रोथ। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी लर्निंग कैपेसिटी कितनी होगी, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी होगी? ये आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक कि आप लर्निंग करना शुरू नहीं करते। तो ठीक है, तो ग्रोथ कैन इजीली प्रिडिक्ट, डेवलपमेंट कैन नॉट बी इजीली प्रिडिक्ट। ठीक है, तो ग्रोथ के अंदर लिखेंगे इजीली प्रिडिक्ट, इजीली प्रिडिक्ट और नॉट इजीली प्रिडिक्ट। ठीक है, तो क्या ग्रोथ एक ऑब्जेक्टिव डाटा है या सब्जेक्टिव डाटा है? देखो, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा में अंतर क्या होता है? सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो सब्जेक्ट खुद बताए, ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो हम देखे, कोई दूसरा बंदा देख के अंदाजा लगाए। ग्रोथ क्या कोई खुद से बता सकता है कि मेरा लगता है मेरे को हाइट इतनी के इतनी फीट की है? नहीं, आपको हाइट मेजर करने के लिए दूसरे पर्सन इंची टेप लेगा और आपको मेजर करेगा, आपको यहाँ पे लगा के मेजर करेगा कि भाई तेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। ठीक है, तो ग्रोथ इज ए सब्जेक्टिव, नॉट ए सब्जेक्टिव डाटा, ग्रोथ इज ए ऑब्जेक्टिव डाटा। हाँ, डेवलपमेंट खुद कोई अपने बारे में बता सकता है, भाई मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं तो एक दिन में एक पेज याद कर सकता हूँ, एक दिन में एक कॉपी याद कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी स्किल है, मेरे अंदर स्किल है कि मैं। क्या आप किसी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई एक इंसान बैठा हुआ है, उसको डांसिंग आती है या नहीं आती? तो डांस क्या है, एक स्किल है। क्या आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो? नहीं, वो खुद बंदा बताएगा ना कि हाँ मेरे को डांस आता है, तो आप उसका डेवलपमेंट पता कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते हो। तो इसीलिए ग्रोथ है एक ऑब्जेक्टिव डाटा, यानी
दूसरा बंदा देख के पता लग देगा भाई इसकी हाइट लगभग इतनी होगी, इसका वेट इतना होगा। और वहीं डेवलपमेंट एक सब्जेक्टिव डाटा, किसी पर्सन को कोई स्किल है या नहीं है, किसी को तेज दौड़ना आता है, किसी को स्विमिंग आती है नहीं आती, ये वो पर्सन खुद ही बता सकता है। ऐसे तो नहीं है कि हम किसी को स्विमिंग आती है नहीं आती वो पकड़ के पानी में फेंक देंगे, भाई देखेंगे तू तैरेगा कि ना तैरेगा, मर जाएगा वो बेचारा, नहीं। तो डेवलपमेंट इज अ सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्ट खुद ही बता सकता है कि मेरे अंदर ये चीज़ की स्किल है। तो ये चीज़ थी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस। इस डिफरेंस को याद कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस दोनों के बीच में याद रखना। ये छोटे छोटे मैंने 4-5 डिफरेंस बताए हैं और मेरे को लगता है आसानी से आप याद कर लोगे ना। ओके, अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई आप ये पूछोगे सर आपने इतना बड़ा लेक्चर सुनाते दिया, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ते ही क्यों हैं? तो देखो बच्चों, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपने को ये पता लगे कि कौन सा ऑर्गन, कौन सी स्किल किस टाइम तक कितनी डेवलप होनी चाहिए थी और अब कितनी डेवलप हुई है, ताकि हम एक कंपेयर कर सके किसी पर्सन की ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही, किसी की डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही। जैसे नॉर्मली बेबी की हाइट क्या है, डबल होती है एक स्पेसिफिक टाइम पे, ठीक है। अगर उस बेबी की हाइट डबल नहीं हुई है उस स्पेसिफिक टाइम पे, अगर 1.5 गुना भी नहीं हुई है, सपोज करो जैसे आपको पता है 4 साल पे डबल हो जाती है, ठीक है। अगर उसकी हाइट डबल हो रही है 10 साल पे, तो क्या उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पा रही है? नहीं। बेबी का वेट डबल हो रहा है 6 मंथ पे, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन अगर किसी बेबी का वेट 2 साल पे डबल हुआ है, तो आप बता पाओगे कि भाई इसकी ग्रोथ अल्टर हो रही है, इसको पक्का ना पक्का माल न्यूट्रिशन का शिकार है, ठीक है। ये चीज डेवलपमेंट स्किल ये कहता है कि बेबी को खड़ा होना शुरू हो जाना चाहिए लगभग 1 साल तक। लेकिन किसी बेबी का खड़ा होना शुरू ही नहीं हुआ है, कोई बेबी खड़ा ही नहीं हो पा रहा है 2.5 साल का भी, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट डिले है, ठीक है, ताकि हम पता लग पाए। इसलिए हमारे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता होना जरूरी है, ताकि हम बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कुछ भी अल्टरेशन आते हैं, कुछ भी लैग होता है, तो जल्दी से जल्दी उसको काउंटर कर पाए, ठीक है। ये था आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसलिए हम पढ़ते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो अभी तक आपको लगभग आ चुका होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रोथ से, डेवलपमेंट बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्रोथ, ठीक है, कि ग्रोथ किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है, डेवलपमेंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ की। यहाँ पे पेज पे सबसे पेज के बीच में हेडिंग डाल लो ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो देखो ग्रोथ 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक प्रीनेटल फैक्टर, एक पोस्टनेटल फैक्टर। अंडरस्टैंड? प्रीनेटल मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम पे थी, पोस्टनेटल मतलब आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई कौन से फैक्टर है। प्रीनेटल फैक्टर्स और पोस्टनेटल फैक्टर्स, ठीक है। ग्रोथ डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल के अंदर भी 3 तरह के फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं फीटल फैक्टर जो फीटस के खुद के हो, एक होते हैं प्लेसेंटल फैक्टर जो प्लेसेंटा से रिकॉर्डिंग हो, एक होते हैं मैटरनल फैक्टर, ठीक है। अब पोस्टनेटल फैक्टर की बात करें, ये होते हैं मल्टीपल, बहुत ज़्यादा होते हैं। इनका हम स्पेसिफिक पार्ट्स पे जाके इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है।
वहाँ पे पहुँच के, ठीक है। तो ग्रोथ भाई दो तरह से डिपेंड करती है, एक प्रीनेटल एक पोस्टनेटल। प्रीनेटल भी 3 तरह के होते हैं, फीटल, प्लेसेंटा और मैटरनल। किसी बेबी की ग्रोथ किस तरह से होएगी, किस तरह से नहीं होएगी, कितनी होएगी, क्यों होएगी, कितनी होएगी, जो भी चीज़ होएगी ना, वो चीज़ 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इन फैक्टर्स को हम लिखते हैं, तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रीनेटल फैक्टर्स। सबसे पहले प्रीनेटल फैक्टर्स, ठीक है, प्रीनेटल फैक्टर्स, ठीक है। प्रीनेटल फैक्टर भाई कौन सा प्रीनेटल फैक्टर है जिसपे बेबी की ग्रोथ डिपेंड करते हैं? तो प्रीनेटल के अंदर सबसे पहला हम लिखते हैं फीटल फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर। कोई बेबी साइज में, हाइट में, वेट में कितना बड़ा कितना छोटा रहेगा, ये डिपेंड करता है उसके सबसे पहले फीटल फैक्टर पे। फीटल फैक्टर भी कौन से? फीटल फैक्टर के अंदर सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो है जेनेटिक्स। अब भाई जेनेटिक्स कैसे? जिस बेबी के जेनेटिक्स स्ट्रांग होंगे तो मोस्टली चांस है वो बेबी भी स्ट्रांग ही पैदा होगा। जिसके माँ बाप के जीन्स उसके अंदर, जिसे माँ बाप सोचो 6-6 फुट के हैं, तो ये मोस्टली चांस है कि बेबी की ग्रोथ भी अपने लाइफ टाइम पे 6 फुट तक चली जाएगी, ठीक है। माँ बाप बिल्कुल दुबले पतले माल न्यूट्रिशंस वाले हैं तो बेबी भी ऐसा ही रहेगा। ये डिपेंड करता है उसके जेनेटिक्स पे। अंडरस्टैंड? अब सेकंड फैक्टर, जेंडर। देखो ऐसा देखा गया है और होता भी है कि मेल्स की ग्रोथ फीमेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है लाइफ टाइम। मेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं फिजिकली एज कंपेयर टू फीमेल्स, ये एक प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। अगर नहीं तो देखो जब मेल बेबी पैदा होता है ना, उसकी हाइट और वेट फीमेल बेबी के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा ही होती है, ठीक है। मेल बेबी की ऑर्गन्स का साइज एज कंपेयर टू फीमेल ऑर्गन्स के साइज के ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जेंडर इज ऑल्सो ए फैक्टर इन ग्रोथ ऑफ फीटस, ठीक है, ये चीज़। तीसरा, हार्मोन, ठीक है, हॉर्मोन्स। तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फीटस की ग्रोथ कैसे होएगी, किसी बेबी की ग्रोथ कैसी रहेगी, ये डिपेंड करती है उसके ऑर्गन्स में, उसके हॉर्मोन्स में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई कौन से हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीटस के, बेबी के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इंसुलिन, और इसको कीजिए आप हाईलाइट। अब इंसुलिन क्या करता है? अब देखिए इंसुलिन, तो इंसुलिन सबसे पहली बात है कि इंसुलिन सिक्रीट होना बेबी की बॉडी के अंदर इंट्रायूटेराइन लाइफ में कब से शुरू होता है? पहला क्वेश्चन बनता है। बेबी के, सपोज करो एक माँ के अंदर एक बेबी है, उसके अंदर जब पेनक्रियाज डेवलप हो गया तो उसके अंदर से इंसुलिन बनना कब से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है 10th वीक पे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर लिखिए सिक्रेटेड एट 10th वीक। बेबी की बॉडी के अंदर इंसुलिन 10 वीक से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? इंसुलिन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, ठीक है। इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ठीक है, इंसुलिन ये रिस्पॉन्सिबल होता है फीटल ग्रोथ के लिए। सबसे मेन ऑर्गन लिख लो, मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीटल ग्रोथ, ठीक है। अब आप ये बताओ एडल्ट ग्रोथ के लिए
सबसे मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है किसी एडल्ट के अंदर? सपोज करो हम एडल्ट है, हमारे अंदर मोस्ट मेजरली रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है? ग्रोथ हार्मोन। लेकिन जो फीटस है ना, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। जिस फीटस को, जिस बेबी को इंट्रायूटेराइन लाइफ में जितना ज़्यादा इंसुलिन का एक्सपोजर मिलेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, कम इंसुलिन तो कम ग्रोथ, ज़्यादा इंसुलिन तो ज़्यादा ग्रोथ। ठीक है, फीटस ग्रोथ। ठीक है, तो उसके बाद अगला हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, वो होता है थायरोक्सिन। एक बार इस चीज़ को भी हाईलाइट करो पहले तो आप। मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीटस ग्रोथ और सिक्रेटेड एट 10th वीक, इसको भी हाईलाइट कीजिए। उसके बाद अगला थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन ये सीक्रेट होना स्टार्ट होता है 12 वीक पे, एट 12 वीक। ये सीक्रेट होना स्टार्ट होता है 12 वीक पे। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है इसका वर्क। इट हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ बोन्स एंड ब्रेन। लिखो, अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो देखो इस तरह से याद कर लेना। T फॉर थायरोक्सिन, ओके, T फॉर थायरोक्सिन, B फॉर बोन, B फॉर ब्रेन, टिब्बी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस टिब्बी। T से थायरोक्सिन, B से बोन, B से ब्रेन। बोन और ब्रेन के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन इज नोन एज थायरोक्सिन हार्मोन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। अब उसके बाद है तीसरा हार्मोन, सी। तीसरा हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, ये किससे द्वारा रिलीज होता है भाई? एड्रेनल कोर्टेक्स से रिलीज होता है। कौन सा? इसका एग्जांपल जैसे कोर्टिसोल, कोर्टिसोल को बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, ये मैच्योरेशन में हेल्प करता है लंग्स को और लीवर को मेनली। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के अकॉर्डिंगली, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं इसको। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड लिख लेते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड। इसके अंदर लिखो रिलीज बाय एड्रेनल कोर्टेक्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ लंग्स, लीवर और इंटेस्टाइन। लंग्स, लीवर और इंटेस्टाइन के मैच्योरेशन में हेल्प करता है ये था आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड। अब बात करते हैं लास्ट हार्मोन की, जो फीटस ग्रोथ को कंट्रोल करता है, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसका फीटस के ग्रोथ के ऊपर मिनिमम इफेक्ट होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है केवल इंसुलिन। लिख लो इसके अंदर, बस इतना लिख लो, इट हैज मिनिमम अफेक्ट ऑन फीटस, बस। ओके, ये थे आपके हॉर्मोन्स। ठीक है, दिस इज हॉर्मोन्स। ओके, अब बात करते हैं चौथी चीज जो फीटल फैक्टर होता है। हम कर रहे थे ग्रोथ के बारे में बात। ठीक है, तो ग्रोथ को
ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं दो फैक्टर, एक प्रीनेटल एक पोस्टनेटल। प्रीनेटल के अंदर हम पढ़ रहे थे फीटल फैक्टर। फीटल फैक्टर के अंदर हमने अभी तक 3 फैक्टर पढ़े हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स, सेकंड जेंडर, थर्ड हार्मोन। अब फोर्थ फैक्टर की बात करते हैं हम, ठीक है। फोर्थ फैक्टर है फीटल ग्रोथ सब्सटेंसेस, लिख लेते हैं फोर्थ फैक्टर फीटल ग्रोथ सब्सटेंसेस, ठीक है। हो सकता है भाई आपको लगे कि ये कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया, ठीक है। फीटल ग्रोथ सब्सटेंसेस थोड़ा सा डीपली अपने को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक अभी आजकल एम्स क्या कर रहा है, थोड़ा डीपली एमसीक्यू पढ़ाने लग गया, ठीक है। तो एम्स के अंदर थोड़ा सा डीपली एमसीक्यू आ रहे हैं, तो हमारे को थोड़ा सा डीपली ही तैयार करना पड़ेगा। लेकिन आपको सारा सब कुछ याद नहीं करना है जो मैंने लिखवाना है, ठीक है। जो मैंने लिखवाना लिख सारा लो, याद केवल वो चीज़ रखो जो मैं हाईलाइट करा रहा हूँ। जैसे देखो अभी तक इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखवाई, ठीक है, लेकिन इसमें हाईलाइट केवल वो चीज़ करवाई है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो बस जो हाईलाइट करा है ना वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर याद कर लियो, ठीक है। ये है आपका फीटल ग्रोथ सब्सटेंसेस। देखो फीटल ग्रोथ सब्सटेंसेस के अंदर ना 2 चीज़ होती है, कुछ ऐसी चीज़ जो फीटल ग्रोथ को प्रमोट करे, कुछ ऐसी चीज़ जो फीटल ग्रोथ को इनहिबिट करे। तो इसके अंदर ना आपको 2 चीज़ देखने को मिलती है फीटल ग्रोथ सब्सटेंस के अंदर। फीटल ग्रोथ सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। एक वो जो ग्रोथ को प्रमोट करे, एक वो जो ग्रोथ को इनहिबिट करे, ठीक है। प्रमोट करने वाले और इनहिबिट करने वाले, ठीक है। 2 चीज़ होती है, एक प्रमोट करते हैं, एक इनहिबिट करते हैं। अब यहाँ पे प्रमोट, आपको ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं कि किस टाइप के होते हैं, आपको याद रखनी इनके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवाऊंगा। अब प्रमोट करने वाले होते हैं 6 टाइप के, ठीक है। तो वे फैक्टर्स जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो होते हैं 6 टाइप के, लिख लेते हैं। प्रमोट करते हैं 6 टाइप के फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पहला नंबर वाला। सेकंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। तीसरा एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। चौथा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ठीक है। अगला है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। प्लेटलेट से डिराइव किया गया ग्रोथ फैक्टर। और लास्ट है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अब देखो आप केवल इनके बस नाम पढ़ने हैं, और इनमें से 1-2 चीज याद रखनी है कि भाई एक तो सबसे पहली बात जो एपिडर्मल और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है ना, ये क्या करते हैं, एपिडर्मल और जो ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है, एक सेकेंड लिख लेता हूं मैं। जो एपिडर्मल और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर है ना, ये सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। लिख ले, इसके सामने लिख लो, हेल्प इन सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं 2 ऑर्गन्स के अंदर, इन लंग्स एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। वैसे तो अभी तक ये चीज पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। सेकंड है जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है और ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, ये एंजियोजेनेसिस करती है। एंजियोजेनेसिस का मतलब ब्लड वेसल का फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये लिख लीजिए, ये करती है एंजियोजेनेसिस, यानी फॉर्म ब्लड वेसल्स,
ठीक है, ये चीज आपको केवल ये याद रखना। अगर एग्जाम के अंदर ना एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि विच ग्रोथ फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिफरेंशिएशन इन लंग्स, तो उसके अंदर हो सकता है ये आ जाए भाई एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, तो उस टाइम पे आपको टिक करना है। तो इनमें से भी अगर जो इंपॉर्टेंट है ना, केवल इंपॉर्टेंट ये दो फैक्टर है, ये दो एक बार याद कर लेना, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये ब्लड वेसल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, इसके अंदर याद करने में मेरे को लगता कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि भाई इंसुलिन इज द मेन हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फीटस। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रमोटिंग ग्रोथ फैक्टर। अब बात करते हैं इनहिबिटिंग ग्रोथ फैक्टर। इनहिबिटिंग ग्रोथ फैक्टर केवल दो होते हैं, ओनली देयर आर ओनली 2 इनहिबिटर ग्रोथ फैक्टर्स। सबसे पहला बात करते हैं, सबसे पहला होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। अब देखो इधर बीटा है इनहिबिटिंग, प्रमोटिंग में है अल्फा। अल्फा प्रमोट करता है, बीटा स्टॉप करता है, बीटा स्प्रेस करता है, इनहिबिट करता है। सेकंड होता है मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। ये तो मेरे को लगता है पक्का आपको याद ही होगा, गायनी में आपने जरूर पढ़ा होगा। मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस, ठीक है, मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। ये केवल और केवल प्रेजेंट होता है मेल्स के अंदर। इसके अंदर सामने लिख लो, फाउंड ओनली इन मेल्स। ठीक है, ये क्या करता है मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस, आपने गायनी में जरूर पढ़ा होगा। ये क्या करता है मेल बेबी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होने से रोकता है। ठीक है, क्या करता है ये, अगर मेल बेबी के अंदर मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है तो मेल बेबी के अंदर भी फीमेल बेबी की तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने शुरू हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस हम लोग लड़के इसीलिए हैं क्योंकि हमारे लिए अंदर थे मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस। बगैर मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस के हमारे अंदर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने थे। ठीक है, तो दिस इज मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस फाउंड ओनली इन मेल्स। ये थे आपके फीटल फैक्टर। ठीक है, इतने से थे फीटल फैक्टर। अब सेकंड हम बात करते हैं, फीटल फैक्टर आपके हो चुके, अब बात करते हैं हम प्लेसेंटल फैक्टर। सेकंड है प्लेसेंटल फैक्टर। प्लेसेंटल फैक्टर, ठीक है, देखो बेबी होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करते हैं, बेबी को कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी ऑक्सीजन, वाटर, किस भी चीज की जरूरत होती है तो उसके लिए एक ही चीज और एक ही ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लेसेंटा। जो भी चीज आएगी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके आएगी, जितनी प्लेसेंटा क्रॉस करवाएगा उतनी चीजें आएगी, प्लेसेंटा ने डिनाई कर दिया तो वो चीज नहीं आएगी। तो इसलिए प्लेसेंटा भी एक मेजर फैक्टर होता है फीटस की ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो प्लेसेंटा के अंदर लिख लेते हैं पहले तो। ठीक है, फीटस इज डिपेंड ऑन प्लेसेंटा फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लेसेंटा आप बताओ नॉर्मली प्लेसेंटा के बारे में बताओ, प्लेसेंटा का कितना वेट होता है, कितना इसकी थिकनेस होती है। गायनी में आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लो। प्लेसेंटा का वेट आप सभी को पता है 500 ग्राम होता है। इसकी जो थिकनेस होती है ना वो होती है 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर। आप सभी को पता ही होगा मेरे को लगता है। ठीक है, पता है ना, यस। ठीक है, प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम, थिकनेस 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 15 से लेके 20 ग्राम, ना सॉरी 20 सेंटीमीटर, 15 से लेके 20 सेंटीमीटर इस डायमीटर। ठीक है, अब प्लेसेंटल फैक्टर कौन से होते हैं जो फीटस के ग्रोथ को डिपेंड करते हैं।
प्लेसेंटल फैक्टर के अंदर जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो है विलाई सरफेस का बढ़ना, इंक्रीज विलाई सरफेस। अब आप पूछोगे ये क्या है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए गायनी, एक बार दोबारा गायनी खोलिए, वहां पे क्या होता है, विलाई सरफेस होता है, एक चीज होता है। देखो प्लेसेंटा डायरेक्टली कोई भी चीजें ट्रांसफर नहीं करता बेबी के अंदर। प्लेसेंटा का और बेबी के अंदर ना एक बैरियर होता है, जहाँ पे एक तरफ क्या होता है, बेबी का ब्लड होता है, एक तरफ होता है मैटरनल ब्लड। तो कोई भी चीज इन विलाई से पास होती है, ठीक है, कोई भी चीज एक विलाई सिस्टम होता है प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के अंदर मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड के बीच में एक ऐसा विलाई सिस्टम होता है, ठीक है, जैसा मैंने इमेज में बनाया है। देखिए इस तरह का एक विलाई सिस्टम होता है। क्या होता है, इधर सपोज मान लो मैटरनल ब्लड, ये मान लो फीटल ब्लड, ठीक है। तो जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी ऑक्सीजन है, वो सारा का सारा इस विलाई सिस्टम से एक दूसरे के अंदर जाता है, ठीक है। वेस्ट इधर से इधर चले गए और न्यूट्रिशन इधर से इधर चले गए। न्यूट्रिशन चला गया मैटरनल से फीटस में, वेस्ट चला गया फीटस से मैटरनल में। वेस्ट की हम बात नहीं करते, यहाँ पे जरूरी नहीं है वेस्ट की यहाँ पे बात करना, ठीक है। तो हम बात करते हैं केवल न्यूट्रिशंस के, ठीक है। सारे न्यूट्रिशन मैटरनल से फीटस साइड आती है। तो इसके लिए शिफ्ट ट्रांसफर होने के लिए विलाई सिस्टम होता है, स्पेसिफिक विलाई वाला एरिया होता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा तो उतना ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र हो पाएगा, उतना ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र हो पाएगा तो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन फीटस के अंदर आ पाएंगे। ज़्यादा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन आ पाएंगे तो फीटस की ज़्यादा ग्रोथ होएगी। अंडरस्टैंड, समझ में आया? दोबारा से सुनो क्या हुआ है भाई। फीटस के अंदर और मैटरनल के अंदर जो भी ट्रांसफ़र होता है ना, वो सारा प्लेसेंटा के थ्रू होता है। प्लेसेंटा के अंदर होते हैं विलाई सिस्टम, ठीक है। एक तरफ होता है मैटरनल ब्लड, एक तरफ होता है फीटल ब्लड, ठीक है। तो ये सरफेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र होएगा, उतना ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ़र होएगा तो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन न्यूट्रिशन आएंगे, उतना ऑक्सीजन न्यूट्रिशन आएंगे तो बेबी की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं इंक्रीज विलस सरफेस का से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या होएगा, इंक्रीज फीटस ग्रोथ, फीटस की ग्रोथ बढ़ जाएगी, इंक्रीज फीटस ग्रोथ। ओके, अंडरस्टैंड। ये था आपका प्लेसेंटल फैक्टर के अंदर पहला पार्ट, जिसके अंदर विलाई सरफेस था। विलाई सरफेस के अंदर क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मैटरनल और फीटल के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का सारा थ्रू ऑफ विलाइज। विलाइज क्या कहाँ प्रेजेंट थे, प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है। ये था आपका प्लेसेंटल फैक्टर का पहला पार्ट। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर हम करेंगे डिक्रीज डिफ्यूजन डिस्टेंस। अब ये डिफ्यूजन डिस्टेंस क्या होता है, देखो यही विलाई सिस्टम को एक बारी दोबारा से ही देखो, ठीक है। एक तरफ देख लो, एक तरफ बना देते हैं हम मैटरनल वाला एरिया, ठीक है। एक तरफ बना देते हैं हम फीटल वाला एरिया, ठीक है। दिस इज मैटरनल एरिया, दिस इज फीटल एरिया, ठीक है। एक तरफ मैटरनल, एक तरफ फीटल। अब देखो मैटरनल और फीटस एरिया के बीच में ये जो विलाई सिस्टम है, इसके बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उतना ही ब्लड ट्रांसफ़र, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र में ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जितना कम डिस्टेंस होगा, जितनी नज़दीक उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र, उतना जल्दी से ट्रांसफ़र, उतना आसानी से ट्रांसफ़र। जितनी दूर उतना कम ट्रांसफ़र, उतना मुश्किल से ट्रांसफ़र और उतना ही कम ट्रांसफ़र। ओके, अंडरस्टैंड। तो आप कोई चीज़ आपने सपोज करो किसी को देनी है, आपका फ्रेंड आपसे अगर पड़ोस में रहता है तो आप क्या करोगे, तुरंत उसको यहाँ से घर पे पड़ोस में पकड़ा देंगे। वहीं अगर वो 10 किलोमीटर रहता है तो आपको वहाँ तक जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी और चीज़ें भी कम लेके जा पाओगे। इसीलिए, ठीक है, तो अगर डिफ्यूजन का डिस्टेंस कम होता है तो फीटस की ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज फीटस
ग्रोथ। अंडरस्टैंड? ये था आपका सेकंड फैक्टर। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। आपको केवल नाम नाम लिखना है, एग्जाम में इनसे एग्जाम के अंदर एमसीक्यू नहीं आते हैं, ठीक है। थर्ड फैक्टर, ठीक है, डिक्रीज फीटो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस, डिक्रीज फीटो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मतलब वो फोर्स जो अपोज करता है, ठीक है, जो अपोज करने वाली फोर्स है इस ट्रांसफर की, जो ये ट्रांसफर होने लग रहा है मैटरनल से फीटल के अंदर, ये ऐसे ट्रांसफर होने लग रही है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ जो ये ट्रांसफर होने लग रही है, इसके बीच में जितना ही आप ओपोजिंग फोर्स को कम कर दोगे ना, उतनी ही ज्यादा बेबी की ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है। अंडरस्टैंड? डिक्रीज फीटल प्लेसेंटल रेजिस्टेंस से क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज फीटस ग्रोथ। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब लास्ट जो फैक्टर है वो ये है डायलेटेड फीटल कैपिलरीज। अब देखो, अगर क्या हो जो फीटस की रिसीविंग कैपिलरीज है, रिसीविंग ब्लड वेसल्स हैं, वो ज़्यादा डायलेट हो जाए, ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो रिसीव करने वाली ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट हो गई, डायलेट हो गई तो उनके अंदर ज़्यादा ब्लड आ गया, ज़्यादा ब्लड आ गया तो ज़्यादा न्यूट्रिशन आ गया, ज़्यादा ऑक्सीजन आ गया, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ गए, ठीक है, तो उससे ग्रोथ बेबी की क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो इससे भी क्या होएगी? इंक्रीज फीटस ग्रोथ, ठीक है। अंडरस्टैंड? बस ये थे प्लेसेंटल फैक्टर। आपने फीटल पढ़ लिए, प्लेसेंटल पढ़ लिए। अब लास्ट थर्ड फैक्टर्स की हम बात करते हैं जिसके अंदर है मैटरनल फैक्टर्स। थर्ड फैक्टर्स, मैटरनल फैक्टर्स। अगर माँ ही हेल्दी ना हो तो क्या ही बेबी की ग्रोथ होएगी, और माँ बढ़िया हेल्दी मस्त खाते पीते वाले घर की हो, ठीक है, खाते पीते घर की कह दो या घर को खाती हो जो मतलब जो भी हो, अगर मदर कहने की बात है हेल्दी हो तो बेबी भी भाई 100% हेल्दी होगा। इसलिए जैसे ही बच्चा कंसीव हो माँ को तुरंत ठूस ठूस के खिलाओ ताकि बेबी की ग्रोथ भी ज़्यादा हो। तो इसलिए माँ को बचाओ माल न्यूट्रिशन से, ठीक है, एनीमिया से, ठीक है, कोई भी क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी से, ठीक है, ताकि आपका आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी हेल्दी हो, ठीक है। इसके अंदर लिख लो माल न्यूट्रिशन। अगर माँ को माल न्यूट्रिशन होगा तो बेबी की ग्रोथ कम होएगी, ठीक है। माँ को एनीमिया होगा तो बेबी की ग्रोथ भी कम होएगी, ठीक है। मैटरनल कोई इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन होएगा तो उससे भी ग्रोथ अल्टर होएगी। मैटरनल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल जैसे हर्पिस होगा, HIV हो गया, टॉर्च हो गया, जैसे हर्पिस होगा, HIV हो गया, टॉर्च हो गया। ये टॉर्च भाई जलाने वाली नहीं बुझाने वाली होती है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये था आपका मैटरनल फैक्टर्स। तो आपका प्रीनेटल फैक्टर्स हो गया कंप्लीट। तो ये थी आपकी फर्स्ट लेक्चर जिसके अंदर प्रीनेटल लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था फीटल फैक्टर, प्लेसेंटल फैक्टर और मैटरनल फैक्टर। थैंक यू फॉर द क्लास।